ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा कि आप लोग जहां भी रहिए हमेशा सुखी रहिए। इस गरीब की सुनने के लिए सुखी रहिए आप लोग, दिल से दुआ है। संदिग्ध लोग भी हैं जो आ जा रहे हैं, जिनको हमने कभी नहीं देखा था, और उनके रिलेशन के लोग भी हैं जो कुछ लोग वो भी आ रहे हैं। उसमें से एक आदमी और आया था और वो आजमगढ़ से जिला बदर है। उसका एग्जैक्टली घर नहीं जानता। वो बोला कि मेरे साथ में मेरे घर पे चलो। तो मैं रो रहा था बैठ के ऐसे, तो मेरी मिसेज गई, बोली आप चलिए घर पे चलिए यहाँ से, और ये किसी घर पे नहीं जाएंगे। बोला मेरी माँ बुला रही है आपको मिलने के लिए। हमने कहा भैया अपनी माँ को लिवा के यहीं चले आओ। तो ये संदिग्ध। नमस्कार दोस्तों, आज मेरी उपस्थिति फिर से वही जौनपुर जिले के कबरुद्दीनपुर गांव में हूं, जो अनुराग यादव की गर्दन सर से अलग कर दिया था। दोस्तों आप देख सकते हैं उसी आरोपी का घर है। ये देख सकते हैं 2 मंजिले का घर जो है उसी आरोपी का घर है। और आपको ये भी बता दें कि इनका 25 तारीख तक इनको समय दिया गया था। इनके घर पे नोटिस देखा था, शायद आपने वीडियो में देखा था, वो भी हमको आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 25 तारीख को उनको वहाँ पे बुलाव था जौनपुर कोर्ट में। तो वहाँ पे उनका पेशी होना था। तो दोनों पार्टी, शायद एक पार्टी नहीं गई थी, विपक्ष पार्टी उनकी जो हत्यारी थी, जो मतलब रमेश यादव की माँ शायद वहाँ पे पहुँची थी। तो वहाँ पे क्या हुआ, कार्रवाई इसको आगे बढ़ाने के लिए 2 तारीख को टाल दिए हैं। देखो क्या वहाँ पे न्याय के लिए क्या क्या प्रशासन करती है। आप वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। और चलिए उनके पिताजी से हम मिलवाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, देखिए क्या बोलते हैं, आपको वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। तो अभी अनुराग यादव के पिताजी हमारे पास बैठे हुए हैं। अच्छा, अभी जो 25 तारीख को डेट लगी थी कि इनका मकान जो है गिरेगा, और उसमें भी दर्शाया गया था कि 25 तारीख तक विपक्ष पार्टी जो है न्यायालय में अपना आकर के हलफनामा प्रस्तुत की है। तो अब अभी तक का क्या प्रोसेस है? जी भैया, उसके बाद उन्होंने आपत्ति दाखिल कर दिया है, और 28 का डेट था। तो उस दिन जो है कोर्ट जो है बैठी नहीं, तो अब 2 तारीख का डेट पड़ा हुआ है। अच्छा, अब बाकी नियम है, कानून है, जो करना हुआ करेंगे, हमारे बस का तो है नहीं। अच्छा, अभी 2 तारीख को डेट लग गई है जी। तो अच्छा, जब से ये त्रयोदशा संस्कार यानी कि अनुराग की जब से 13वीं बीती है, उसके बाद से प्रशासन के लोग यहाँ आपके दरवाजे पे आए? जी 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 आए हैं, 2-3 बार आए, और उन्होंने कहा भी है कि कोई दिक्कत हो तो बताना। तो अब दिक्कत क्या है? तो दिक्कत खत्म हो गई ना। जब दिक्कत थी तो कहने जाते थे, तो लोग डांट के भगाते थे। मैं एहसानमंद हूँ डीएम साहब का और कप्तान साहब का, जिन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा। मैं बहुत एहसानमंद हूँ जी। नहीं तो कोई नहीं पूछता था रौराबासा को थाने, मुझे कोई पूछता नहीं था। वो लोग पूछने आते हैं। कहीं कहीं अगर देखा जाए तो जिले के जो पुलिस कप्तान डॉक्टर जयपाल शर्मा हैं, उन्होंने आपके साथ जिंदा दिली दिखाया और आपको हर तरह से जो आश्वासन दिया उसको करके भी पूरा किया। जी जी, मैं बहुत आभारी हूँ उनका, और ऊपर वाले से यही दुआ करूँगा कि आप लोग जहाँ भी रहिए हमेशा सुखी रहिए। इस गरीब की सुनने के लिए सुखी रहिए आप लोग, दिल से दुआ है। अच्छा, जो अभी ऐसा आप माहौल में, जिस माहौल में आप रह रहे हैं, कि अभी भी लोग धमकी देते हैं या डराते हैं, या कुछ लोग आते जाते हैं? जी जी, धमकी डायरेक्ट तो नहीं मिल रही है, लेकिन कहीं न कहीं सूचनाएं भी मिलती हैं, और कुछ ऐसे संदिग्ध लोग भी हैं जो आ जा रहे हैं, जिनको हमने कभी नहीं देखा था, और उनके रिलेशन के लोग भी हैं जो कुछ लोग वो भी आ रहे हैं। उसमें से एक आदमी और आया था, और वो आजमगढ़ से जिला बदर है। उसका एग्जैक्टली घर नहीं जानता। वो बोला कि मेरे साथ में मेरे घर पे चलो। तो मैं रो रहा था बैठ के ऐसे, तो मेरी मिसेज गई, बोली आप चलिए घर पे चलिए यहाँ से, और ये किसी घर पे नहीं जाएंगे। बोला मेरी माँ बुला रही है आपको मिलने के लिए। हमने कहा भैया अपनी माँ को लिवा के यहीं चले आओ। तो ये संदिग्ध चीज़ें हैं मेरे साथ में हो रही, लेकिन मैं क्या अभी कुछ बोलूँगा ना तो लोग कहेंगे कहानियाँ बना रहा है, इसलिए नहीं बोलता मैं किसी से। सब कुछ देखता हूँ, ये लोग भी जानते हैं कि दिक्कत है। अच्छा, लेकिन इसकी लिखित एक बार शिकायत आप दे दीजिए कि ऐसे लोग आते हैं जो हमको डराते धमकाते हैं, या ऐसे लोगों से मेरी जान को खतरा है। एक बार आप लिखित तहरीर दे दीजिए, या तो पुलिस अधीक्षक महोदय को ही दे दीजिए। नहीं भैया, मैंने तहरीर दी है कि मुझे और मेरे परिवार को खतरा है जान से, और मेरे परिवार को कोई नुकसान होता है तो फला जिम्मेदार होंगे। लेकिन बार बार ये सब चीजें करने से कानून सिर्फ मेरे लिए थोड़ी बैठा है कि हमारी एक एक सांस पे वो नजर रख पाएंगे।
तो सबके पास काम है, ये बात नहीं है, लेकिन जो सारी चीज़ें जो घर पे मैं फील करता हूँ, मैं तारीख पे नहीं गया। दोनों तारीख पड़ी हुई थी, दोनों तारीख पे नहीं गया, सिर्फ इसलिए कि मुझे कहीं न कहीं डर था कि यार कहीं ऐसा ना हो कि कुछ हो जाए। होना जो होता हो ही जाएगा, लेकिन घर वाले नहीं जाने देते। अभी आप ही लोग आए, लोगों ने बहाना कर दिया ना कि वो नहीं है घर पे, बहाना किया ना, सिर्फ इसलिए कि लोग पहचान नहीं पाएंगे, इसलिए हमको लोग बाहर नहीं निकल लेते हैं। हमको क्या, हम तो उसी दिन मर गए थे, कोई और आएगा मार देगा हमको, अभी कहानी खत्म हो जाएगी, तो रोज रोज रोने से तो फुर्सत मिल जाएगी ना, लेकिन ये लोग नहीं जाने देते हमको, तो प्रॉब्लम है। अच्छा, रात को भी लोगों का आना जाना होता है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। मतलब जब से अनुराग यादव की तेरही बीती है तब से अब रात में लोगों का आना जाना चालू हो गया है? जी जी, दरअसल जब से यहाँ लोगों ने कम कर दिया है आना जाना, पहले बहुत पब्लिक आती थी, शासन के लोग भी रहते थे, लेकिन कौन कहाँ सो रहा है, बैठ रहा है, इसके लिए 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि चेक करने लोग आए, हम लोगों ने फील भी किया, लाठी डंडा भी हमने उठाया कि कौन है, सामने आ जाओ, घर वाले भी जग गए सब लोग कि कौन है कौन है, तो ये सब तो चल ही रहा है। यानी कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो अभी भी उनके मन में ये चल रहा है कि अब इनको हम किसी तरह डराए धमकाएं या जो है किसी कृत्य के लिए जो है प्रेरित करें। जी भैया, अब उनका मकसद तो नहीं बता सकता, लेकिन वो लोग बहुत तेज माइंड के हैं, बहुत तेज हैं, शातिर हैं सब लोग। अब आप ही सोचिए, इतनी बड़ी घटना का अंजाम हमारे बगल में बैठ के हमारे साथ में खाते हुए दे दिए। 2 दिन पहले उनके घर की महिलाएं हमारे बच्चे को बुला कर रहेंगे, पहले तुम ही कटोगे, काट दिया उन्होंने। तो ये लोग कहीं न कहीं शातिर है ना, महिलाओं को कैसे पता कि उसको काटने की प्लान चल रही है। यानी घर में पूरी मीटिंग हुई होगी, बैठ करके सब विचार किए होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल मीटिंग है। आप लोग खुद सोचिए, मैं कोई जासूस तो हूँ नहीं, लेकिन सारी कड़ियाँ आप मिलाइए, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मूर्ख नहीं हूँ, गरीब भले हूँ, सारी कड़ियाँ मिलाइए कि मैं जब गया यहाँ से सब कुछ नॉर्मल था। 4-5 दिन बाद से उन्होंने झगड़ा ढूंढना चालू किया। मेरी पत्नी मुझसे बोली कि इस समय ये लोग बहुत ज़्यादा खुराफात कर रहे हैं, आते जाते गालियाँ दे रहे हैं। तो हमने कहा बोलो मत, मैं नहीं हूँ, बच्चा अकेला है, उसका ध्यान दो, मैं आ जाऊँगा तो फिर से। जबकि उससे पहले मैं हाथ जोड़ के लालता से कह के गया था कि भैया ये झारखंड नहीं है यार, आपके बच्चे असलहा लहराते हुए निकलते हैं, आपको शर्म आती है, क्या सिखा रहे हो आप अपने बच्चे को? तो बोले कि अरे तुम्हारा समझ में नहीं आएगा नू, बिहारी भाषा में जी, तो समझ में तो नहीं आया भैया। हमको क्या मालूम था कि ये इतनी लंबी प्लान बना के रखे हैं कि ये पूरा मकान लेने के लिए, काटने के लिए बैठे हैं। तो शातिर नहीं होते तो 8 दिन पहले गाय भैंस नहीं बेच देते, हैंडपम्प खोल के बांध नहीं दिए होते, सारा सिस्टम उन्होंने लगा रखा था। और किसी दिन मौका मिले, सो के आदमी उठता है तो क्या करता है, सो के उठ के लोग ब्रश करते हैं, दिशा मैदान करते हैं। इनके घर वालों के हाथों में हथियार कैसे थे? प्लान थी तभी ना कि सुबह सुबह यहीं से निकलते हैं लोग, यहीं पकड़ के काटो। यहाँ कोई फिल्मी रील तो चल नहीं रही है भैया, लेकिन जो चीज़ें आपके सामने भी स्पष्ट है। और हमसे मत पूछिए, मैं तो था नहीं, गांव वालों ने बताया कि ऐसा ऐसा पहले से करके रखे थे, लेकिन कोई समझ नहीं पाया कि क्यों बेच रहे हैं गाय भैंस, हैंडपम्प खोल के क्यों बांध रहे हैं। आप लोग भी समाज में टहल रहे हो, आप लोगों को भी समझ में कुछ न कुछ तो आता ही होगा। मैं कहानियाँ बनाने बैठा नहीं यार, मेरे सीने में दर्द है यार, हर बात पे आंसू निकलते हैं। खाना खाता हूँ, थाली में आंसू गिरते हैं और वही खाना खाता हूँ मैं। मेरा बच्चा मेरे साथ में खाता था एक ही थाली में। क्या बताऊँ मैं, कितनी बार बताऊँ भैया, बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, ये जो मकान ये आरोपियों का बना है, अब तो ये कंफर्म हो गया कि ये बंजर में ही बना है ना? भैया मुझे पहले से पता था कि वो बंजर है। 2004 में हमने सुलहनामा लगा दिया और हमने कहा कि भैया सारा चीज़ ले लो यार, पहले कब्जा हमारा था, उसका प्रमाण है, फोटो भी है, बाउंड्री वाल थी, मेरा मढ़ा था, बाउंड्री वाल पूरा उखाड़ के लेके चले गए। मेरा मढ़ा था, वहीं हमारी वो गन्ना पेरने वाली वो कल थी, क्या बोलते हैं उसको, कोल्हू, और वहीं हम लोग सोते बैठते थे, छप्पर डाल के वहीं रहते थे, गाय भैंस खाती थी, सब कुछ था। लेकिन जब ये ज़बरदस्ती करने लगे, हम अकेले इंसान, माँ पिताजी बूढ़े थे, मैं अकेला था, छोटा सा परिवार था। हमने कहा यार छोड़ो, ज़मीन बहुत है अपने पास, यहाँ से वहाँ तक सब अपना ही तो है, छोड़ो जाने दो, ले जाओ भैया तुम ही ले जाओ। मेरे पिताजी से ले जाके अंगूठा लगवाया हूँ, उसका कागज़ मेरे पास है, 2004 में सुलहनामा दिया हूँ, लिखित सुलहनामा कोर्ट में, न्यायालय में, कि हमको इस ज़मीन जायदाद से कोई मतलब नहीं है, इस मुकदमे से, इस झगड़े से कोई मतलब नहीं है। तो अब उनको ये मकान भी चाहिए, फिर जब से रिटायर्ड होके आए हैं तब से किसी को खाने नहीं दे रहे। यानी कि ये पीछे वाला मकान जो है
अब ये इस मकान को भी अपने कब्जे में लेना चाहते थे, यानी कि यहाँ से लेकर के वहाँ तक पूरा एक छत्र राज करना चाहते थे। जी जी, वो उसका उन्होंने मुकदमा नया जब दाखिल किया है, उसको इस मकान को, इस मेरे पूरे मकान को और तालाब को सब अपना दिखाए हुए हैं। उसका भी कागजात मेरे पास है। तो जाहिर सी बात है, आदमी विरोध तो करेगा ना, कितना भागेगा, विरोध तो करेगा। लेकिन मैं विरोध कर रहा था, कभी उसे लाठी डंडा नहीं चलाया। तू मैं होती थी, गाली गलौज होता था, लेकिन कभी मैं लाठी मारने नहीं गया उनको। और मैंने इतनी बड़ी बात भी नहीं समझी थी कि कभी ऐसा ये लोग करेंगे। लेकिन मेरे न सबसे ज़्यादा तकलीफ की बात यह है कि मैं घर पे नहीं था यार, मेरे अबोध बच्चे को उन्होंने काट दिया घेर के।